इस वित्त वर्ष का है आखिरी हफ्ता और साथ ही वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी। और दुनिया भर के बाजारों से है जबरदस्त कमजोरी के संकेत। 8 दिनों की तेजी पर लगा लगाम शुक्रवार को। क्या कमजोरी और बढ़ेगी? गैप से खुलेंगे तो वापस रिकवर होंगे या और गिरेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और मैं हूं डिम्पी कालरा। आज ग्लोबल मार्केट ही सबसे ज्यादा मूड बिगाड़ने वाला है। हालांकि भारतीय बाजारों में चुनाव और एक्सपायरी दो ऐसे ट्रिगर और भी हैं जो अपने आप में अहमियत रखते हैं। इसको देख के पोजीशंस बनेगी, लेकिन फिर भी आज के ट्रिगर्स हम आपके सामने रखें। उसमें ग्लोबल मार्केट्स में चारों तरफ लाल निशान है। अमेरिका शुक्रवार को जब बंद हुआ वो कमजोरी के साथ बंद हुआ। आज सुबह जब सुबह सबसे पहले सूर्य की किरण जापान में पहुंची तो कमजोरी के साथ ही पहुंची। और आज एशियन मार्केट ज्यादातर कमजोर है। जेट एयरवेज के 7 और विमान ग्राउंडेड हो गए हैं। अब सिर्फ करीब 40 विमान ही ऐसे हैं जो कि ऑपरेशनल है 119 में से, तो ज़्यादातर विमान ग्राउंडेड है। जेट को लेकर चर्चा भी चल रही है। शायद एक बैठक भी आज इनकी रहेगी लंदन में, तो हो सकता है इसका फायदा और इसका नुकसान मिले। जेट पे ध्यान रखिएगा। और आज के लिए टेक महिंद्रा का बायबैक भी है, तो ये एक और ऐसा खबर है जो कि असर अपना मार्केट्स पर छोड़ेगी। और IT की कंपनी है, इसके लिए भी थोड़ा सा अलग तरीके से हमको देखना होगा। और साथ ही कच्चा तेल क्रूड तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। ये C2 फैक्टर पर तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका में भी लाल निशान दिखा, एशिया में भी वो कमजोरी आ गई। ये बात ट्रेड वॉर की तो नहीं है, बात कहीं कुछ और तो नहीं है। पहले यही समझते हैं। आज एडिटर स्टिक में सबसे पहले अनिल जी बात इसी पे ही, ये ऐसा क्या हो गया 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ही कि सभी बाजार कमजोर दिखने लग गए, सब कुछ खराब दिखने लग गया। दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलते हैं। एक में तो मिले सर। हाँ, एक में दिया था, ठीक रहता। एक में दिया था शुक्रवार को, दूसरे हाथ से ले लिया। अमेरिका में फेड ने कहा कि भाई हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे पूरे 2019 में। हाँ। उसकी खुशी वो क्षण मात्र की रही। ब्याज दरें क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि उन्हें ग्रोथ धीमा पड़ने की चिंता है। हाँ। तो अचानक से लोगों को लगा कि नहीं, ग्रोथ धीमी पड़ रही है तो फिर ये अच्छा नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और उस लिहाज से तेज प्रॉफिट बुकिंग आती थी। देखिए, ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है कि जब ये पता चले कि ब्याज दरें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ग्रोथ में धीमापन है, या ब्याज दरें इसलिए बढ़ाई जाती कि ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, हाँ, तो रोकने के लिए। तो ऐसे में जब इस वक्त ब्याज दरें कम की जा रही तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसका क्लियर कट मैंडेट ये कि ग्रोथ में धीमापन है। अब आप दो तरीके से इसे देख सकते हैं। या तो आप खुश हो जाएं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, जाहिर सी बात है, डेट में पैसा नहीं जाएगा, फिक्स इनकम में नहीं जाएगा, और नीची ब्याज दरें इक्विटी मार्केट में किसी भी बुल रन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ ये कि आपको ये डर है कि अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ाई जा रही, इसका मतलब है ग्रोथ धीमी है, और ग्रोथ धीमी है तो ग्रोथ कब तक ट्रैक पर आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, तो उसको क्वेश्चन मार्क है। तो ये दोनों ट्रेड ऑफ है और ये हमेशा ऐसा होता है। तो आपका मूड किस दिन क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये ऐसा तो ये नहीं कि ये बात गुरुवार को पता नहीं थी मार्केट को कि धीमेपन की वजह से। तो ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स सारे के सारे काफ़ी तेज़ी से भाग चुके थे, और तेज़ी से भागने की वजह से अब कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। तो वो प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना है, और थोड़े वक्त बाद वापस ऐसा हो सकता है कि ब्याज दर नहीं बढ़ने के रीज़न से लोग खुश होना शुरू कर दें और फिर से तेज़ी हो जाए। तो ये चलेगा। इसे बहुत ज़्यादा इस अंदाज में नहीं पड़ना चाहिए कि बस ग्लोबल मार्केट की तेज़ी पे ब्रेक लग गया है, फुल स्टॉप लग गया है, अब ये बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक कभी कभार ऐसा होता है कि आपका मूड प्रॉफिट बुकिंग का है, और इसे प्योरली प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखिए। इसमें दो सवाल हो रहे हैं सर मेरे। पहला तो ये इवेंट है, बॉन्ड यील्ड की जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि शॉर्ट टर्म वाली बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अच्छा, ये बॉन्ड यील्ड अगर शॉर्ट टर्म वाली बढ़ गई, इसको कैसे समझे? पहला पॉइंट। दूसरा, ये तो इवेंट तो मैक्रो है भाई, बॉन्ड यील्ड भी आप मैक्रो लेवल से देखेंगे, तो फिर एक दिन 2 दिन के हिसाब से हम कैसे इस पे फैसला ले लें? आमतौर पर हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में होता ही है कि जितने लंबे समय के लिए आप पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, उसकी ब्याज दरें ज्यादा होती है। उसकी वजह यह कि अनिश्चितता। अगर मैं आपको एक हफ्ते के लिए उधार दूं, तो मुझे पता है डिम्पी जी की नौकरी है हफ्ते भर तो अभी, और 31 तारीख को सैलरी आ रही है, चुकाई देंगे ना सर? चुकाई देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप एग्जांपल थोड़ा साफ-साफ ये आगे की बात मत कीजिए, जन्म का साथ है। ये मतलब बात करनी तो फिर दिल खोल के की जाए, राइट? तो 31 तारीख को सैलरी आ रही है, डिम्पी जी अगर आज उधार लेंगे तो दे देंगे। शॉर्ट टर्म में मुझे पता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, लेकिन क्या 30 साल के लिए मैं आपको उधार दूं तो उतना ही कॉन्फिडेंट रहूंगा क्या? पता नहीं 30 साल में क्या होता है क्या नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि जब भी बॉन्ड मार्केट में आप देखते हैं, जितने लंबे समय के बॉन्ड हैं, वो बॉन्ड आपको ज्यादा ब्याज दरों पे मिलेंगे।
तो ऐसा बहुत कम होता है कि शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें बढ़ जाए, लॉन्ग टर्म की ना बढ़े। शॉर्ट टर्म की ब्याज दरें लॉन्ग टर्म से ज्यादा कैसे हो सकती है? सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स कौन सी होती है? जो हम कहते हैं ना मनी मार्केट की रेट्स हैं, ओवरनाइट कॉल रेट्स। कॉल रेट्स सबसे कम होती है, क्योंकि अगर मैं आज आपको उधार दे रहा हूं तो मुझे पता है कल सुबह तो वापस मिल ही जाएगा, वो कॉल मनी है। लेकिन यूएस में जो इस वक्त हुआ है वो ये कि शॉर्ट टर्म की रेट्स ज्यादा है, लॉन्ग टर्म की कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में मुश्किल रहने वाली ग्रोथ को लेकर, ब्याज दरों को लेकर। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ऊपर रहेंगी, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ग्रोथ आ जाएगी, ब्याज दरें नीचे आ जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मिसमैच है। जो लोग शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं उन्हें डर लग रहा है, और जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ रही ना, ग्रोथ आ जाएगी, लेकिन वो एक साल से आगे का नजरिया ले रहे हैं। तो ट्रेडर और इन्वेस्टर का फर्क अमेरिकी बाजारों में आप देख सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड्स में हो चाहे इक्विटी में हो। जो ट्रेडर्स हैं उन्हें डर है कि ग्रोथ नहीं आ रही, बेच दीजिए। जो इन्वेस्टर हैं उन्हें पता है एक साल तक ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी, हम नीचे में खरीदेंगे। सिंपल। डेट में भी ऐसा ही है। शॉर्ट टर्म वाले लोग थोड़े से डरे हुए हैं बॉन्ड मार्केट को लेकर, उस हिसाब से उनकी वहाँ की ब्याज दरें ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म वाले सोचें कि ठीक है बॉन्ड यील्ड्स अभी बढ़ने वाली नहीं, तो ठीक है, हमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मिसमैच है। तो यही फ़ायदा कि भाई देखिए, वो कहते हैं कि एक कोई बड़े महान व्यक्ति थे, मुझे नाम तो याद नहीं, जिन्होंने ये लाइन लिखी है, मेरी अपनी नहीं है, उधार लीजिए, कि ट्रेडिंग आपका पैसा इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र करने का, शिफ्ट करने का, उनको देने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। तो जो शॉर्ट टर्म सोचने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए पैसा कमाने का काम करते हैं। यही चीज़ इस वक्त अमेरिका में दिख रही है। जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कम है। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट टर्म वाले पैनिक में है, लॉन्ग टर्म वाले आराम से शांति से बैठे हैं। ठीक है, ये जो पैनिक है, जो डर है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बीच में है, ये और चलेगा? पैनिक और डर बना रहेगा या एक दिन का ना? मतलब थोड़ा बहुत इसको मैं टेक्निकल रीजन ज्यादा देखता हूँ। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको कोई बहाने चाहिए, बस सिंपल चीज है। ऐसा शुक्रवार को कुछ नहीं हुआ जो गुरुवार को नहीं पता था। हाँ। है ना? फेड की मीटिंग, डिसीजन सब कुछ तो आ ही चुके थे। हाँ। गुरुवार सुबह सुबह हमारे सामने थे। हाँ। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये मूड पे डिपेंड करता है। सिंपल है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप कहेंगे चलिए 1 मार्च की डेडलाइन पे ट्रेड वॉर पे समझौता नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कर रहे हैं ना, बात कर लेंगे। और मूड खराब है तो आप ये बोलोगे अरे 1 मार्च निकल गई, अभी तक मार्च छोड़िए, अप्रैल आ रही, 1 अप्रैल अभी तक नहीं किया है। तो ये सेंटिमेंट वाली चीजें, ये रोज ऊपर नीचे चलेंगी ऐसा। ठीक है, ये तो ग्लोबल मार्केट्स का अपडेट हुआ। इसमें हमने बॉन्ड यील्ड को भी समझा कि ये छोटी और निवेशक के लिए, यानी कि ट्रेडर्स और निवेशक के लिए बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या और इसको कैसे, किस नज़र से हमको देखना चाहिए। क्या चिंता की बात है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आज वीक है, भारतीय बाजारों के सामने एक्सपायरी भी है, ये सारे ट्रिगर्स तो कह रहे हैं। इस बीच हम ग्लोबल से लेकर ट्रेंड, सर एक बार इस सब का रुझान भी जरा जानेंगे कि इन सब में आपको क्या क्या कैसे कैसे दिख रहा है। तो ग्लोबल तो नेगेटिव होना ही है भाई। हाँ। सिंपल है, उसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। एफआईज वाले संकेत पहली बार इतने दिनों बाद पॉजिटिव से न्यूट्रल पे आए हैं। अच्छा। हाँ, आज पहली बार। घरेलू वाले तो नेगेटिव है, नेगेटिव चल ही रहे हैं। वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, न्यूट्रली चल रहे हैं। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव से कॉशियस हुआ है, सावधानी वाला। उसमें हमारा अपना योगदान भी 8 दिनों की तेजी पर जो ब्रेक लगाए शुक्रवार को, तो हम थोड़े सावधान हो गए। ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल हुआ है, नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी न्यूट्रल हुआ है, लेकिन न्यूट्रल तो हुआ है। एक नोच सारे जो ट्रिगर्स हैं नीचे, एक लेवल नीचे आ गए हैं। ये है। अब जहां तक आज का सवाल है, 11,400 निफ्टी पर निर्णायक लेवल है। यहां से 50 पॉइंट नीचे कर दिया। मेरा ये मानना है 11,400 के आसपास कहीं कहीं भारतीय बाजारों को शुरुआत करनी चाहिए, उसके आसपास शुरुआत होगी ग्लोबल माहौल को देखते हुए। 29,500 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल है। ये 2 आपके लिए निर्णायक लेवल हो गए। 29,500 बैंक निफ्टी पर निर्णायक लेवल थोड़ा नीचे का है डीपी, क्योंकि आप बंद जो हुए हैं, बंद उतने नीचे नहीं हुए हैं, लेकिन निर्णायक लेवल थोड़ा सा आपके लिए नीचे का आता हुआ दिख रहा है। तो ये 29,500 आपका निर्णायक लेवल हो गया। ठीक है, अब आइए आप जो छोटी ट्रेडिंग रेंज है, छोटी ट्रेडिंग रेंज है 11,400 से लेके 11,450 की, बहुत छोटी दी है। 11,450 के आसपास आप बंद हुए हैं, वहीं की मैंने छोटी ट्रेडिंग रेंज आपको दे दी। तो 11,450, 11,400 आपकी छोटी ट्रेडिंग रेंज है। हो सकता है आप 11,400 के आसपास आज शुरुआत करें। मीडियम रेंज 11,350 से 11,500 की बनकर निकल कर आती है। ठीक है, ठीक है। और एक्सट्रीम रेंज जो निकल कर आएगी वो आएगी 11,300 से लेके 11,550 की। तो इस रेंज पर आपको करना है फोकस। सिंपल है। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी के हिसाब से, बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 29,500 से लेके 29,600 ये आपकी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज हो गई, छोटी वाली, बिल्कुल छोटी है, एकदम 100 पॉइंट की। ठीक है, और 29,500 आपका निर्णायक लेवल है। बड़ी रेंज जो निकल कर आ रही, मीडियम रेंज, माफ कीजिएगा, मीडियम रेंज है आपको 29,350 से 29,700।
और एक्सट्रीम रेंज ये बड़ी इंटरेस्टिंग हेडिंग पे 29,100 और 29,800। अब दो चीज समझिए, ये इस रेंज पे फोकस करिए। अगर बैंक निफ्टी को आज सपोर्ट लेना है दिन के लिए तो 29,350 29,400 बैंक निफ्टी का दिन का सपोर्ट है। यहां रुक गया तो ठीक, 29,350 29,400 की रेंज को तोड़ के अगर बैंक निफ्टी ने नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आपके लिए कम से कम 250-300 पॉइंट की जगह खुल जाती है बैंक निफ्टी में। जैसे हम कहते थे नॉन स्टॉप 400-500 पॉइंट भागेगा, वैसा नॉन स्टॉप 300 पॉइंट की जगह खुलती है। हाँ, ये ध्यान रखने की बात है। 29,350 तोड़ता है तो 29,100 29,050 तक की जगह खुल जाती है। ये रिस्क बहुत बड़ी है। तो आज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी 29,350 29,400 की रेंज को सपोर्ट ले ले और वहाँ रुक जाए। वही बहुत बड़ी जगह है 11,350 के आसपास बैंक निफ्टी पर, माफ कीजिएगा निफ्टी पर, वो सपोर्ट लेना ज़रूरी है। तो ये आपकी एक्सट्रीम रेंज हो गई। अब ये आज के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको मजबूत सपोर्ट जोन बताना चाहता हूँ। 11,300 11,350 ये निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है अब से लेकर एक्सपायरी तक। इस रेंज को जब तक नहीं टूटे तब तक आप ये मान के चलिए कोई बात नहीं, हम नॉन स्टॉप तेजी में है, चल रहे हैं। 10,500 10,600 से जो ब्रेकआउट हुआ नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट आपको मिले, उस 1000 पॉइंट में से 300-400 पॉइंट चले जाए तो कोई टेंशन मत लीजिए। उसके लिए 11,300 के आसपास बहुत मजबूत सपोर्ट है एक्सपायरी तक के लिए, वो टूटना नहीं चाहिए। वही बैंक निफ्टी पर 29,000 29,100 बेहद मजबूत सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो ये दो सपोर्ट जोन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी आप देखिए 3,000 पॉइंट, आपको 4,000 पॉइंट नॉन स्टॉप मिले, 1,000 निकाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 30,008 का हाई आपने शुक्रवार को बनाया है और वहां से 1,000 पॉइंट निकलकर 29,100 आ भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करेक्शन यहां तक अगर आप गिरते हैं तो सिंपल एक करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग है। इसके नीचे जाते हैं तो दिक्कत है, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उसके नीचे नहीं जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही ग्लोबल कमजोर हो, लेकिन हमारे सामने आगे इलेक्शन का ट्रिगर है, और हमारा इलेक्शन का ट्रिगर नीचे से खरीदारी देगा। दूसरा, हमारे घरेलू फंड जो अब तक बेचते थे वो आज से आप डेटा देखिएगा उनकी खरीदारी के आने शुरू हो जाएंगे। ये क्लियर कट है। पॉइंट नंबर 1, सप्लाई जोन कहाँ है, ऊपर कहां जाकर अटकेंगे, रुकेंगे, थकेंगे। 11,500 से 11,550 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी आपको निफ्टी पर अब से लेकर एक्सपायरी तक। अच्छा, मतलब 500 जो पहले सपोर्ट हुआ करता अब रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस हो गया। 11,500 11,550 परफेक्ट सप्लाई जोन है। वही बैंक निफ्टी पर 29,800 के आसपास 29,700 से लेकर 29,850 ये 150 पॉइंट की रेंज परफेक्ट सप्लाई जोन है। 30,008 का हाई हमने बनाया, लेकिन वो नाम के लिए था, रिकॉर्ड के लिए था। एक्चुअली 30,000 के ऊपर हम टिककर ट्रेड कर नहीं पाए, ईमानदारी की बात तो यही है। तो इसलिए मेरे लिए 29,850 ही एक तरह से बैंक निफ्टी का हाई है। वो तो सेम डे आ गया था, सेम डे आ गया था, करेक्ट। तो ये है आपके लिए ये परफेक्ट लेवल रेंज। ठीक है, अब उन लोगों के पास जिनके पास पहले से ही लॉन्ग की पोजीशंस हैं उनको स्टॉप लॉस का रखना है, यानी कि जिनको तेजी की पोजीशंस खड़ी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, जरा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले जरा सर उनके जिनकी लॉन्ग पोजीशंस खड़ी हैं, जिनकी लॉन्ग पोजीशंस हैं निफ्टी पर, उनके लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था शुक्रवार को। जो हमने कहा था कि 11,500 के नीचे निफ्टी जाए तो दिन के दौरान आप अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लीजिए, और क्लोजिंग बेसिस पर हमने स्टॉप लॉस दिया था 11,450 का, और आप एग्जैक्टली 11,456 पर वहीं पर बंद हुए, करेक्ट। तो वो स्टॉप लॉस अभी बचा हुआ है, उसको रखिए। अगर आज 11,450 के नीचे आप बंद होते हैं तो अपनी तेजी की पोजीशन खत्म कर लीजिए। क्लियर। लेकिन शुरुआत तो गैप के साथ ही मिलेगी, क्लोजिंग इंट्राडे वालों का तो हो चुका। देखो, आपको डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा इस मार्केट में, आज भी रखना पड़ेगा, तेजी और मंदी दोनों तरफ। किसी भी वक्त ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट वापस नीचे से घूम नहीं सकता। एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। देखिए, आज रुपया थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन सामने कच्चा तेल भी गिर रहा है, राइट। दूसरा, ग्लोबल कमजोर है, लेकिन आपके सामने इलेक्शन का ट्रिगर है जिसको बाजार अभी तक पॉजिटिव मानकर चल रहा है। तो दोनों चीजें हैं, इसलिए आप ये मत सोचिए, वन साइडेड मूड मत बना लीजिए कि सब बेचना ही बेचना है। रिकवरी भी कर सकता है नीचे से, एक अच्छा करेक्शन हो जाए। मैं इसको सिंपल अभी तक करेक्शन के तौर पर देख रहा हूं, यू टर्न के तौर पर नहीं देख रहा। बहुत क्लियर कट बात है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर 29,600 का स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था शुक्रवार को। क्लोजिंग भी और इंट्राडे भी दोनों ही ट्रिगर हो गए। 29,600 के थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। अब आप चाहें तो उसको वो डाउट मान सकते हैं कि 29,600 के थोड़ा सा नीचे ये बंद हुआ, 11,450 के थोड़ा सा ऊपर निफ्टी बंद हुआ, तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर नहीं भी किए, आज देख लीजिए, आज 29,600 के नीचे बंद होता तो आज ट्रिगर कर लीजिए। सिंपल है, ये है। अब आइए एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन, जिनके पास पहले से शॉर्ट है, जिनके शॉर्ट पोजीशन है उनका मैं आपको लेवल दे दूं 11,550। ये आपका लेवल है निफ्टी पर, इंट्राडे के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी।
आज इंट्राडे में 11,550 पार करता है या क्लोजिंग 11,550 के ऊपर होती है तो ही आपको शॉर्ट काटनी, तब तक मत काटिए, आराम से खड़े रहिए। अच्छा, हाँ, तब तक ये ऊपर में बिकवाली आएगी तो आप 11,550 के ऊपर ही शॉर्ट काटिए, उसके पहले नहीं। 10-15 दिनों बाद इनके दिन आए हैं। एग्जैक्टली, एक दो दिन तो एंजॉय करने दीजिए मंदी वालों को भी। हाँ। और एक और चीज़ है, तेजी वालों को पैसा बनाने में वक्त लगता है, मंदी वालों को ज़्यादा नहीं लगता, उन्हें फटाफट आ रहा है। मतलब उनके मतलब है ना, वो कौन सा वो जैकपॉट वाली मशीन होती है जिसमें एक बार सिक्के गिरने लगता है, एक साथ बहुत सारे गिरते हैं, उनका वैसा हाल है। तो जोर से गिरते हैं सिक्के उनके, वैसा। बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग का स्टॉप, बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस इंट्राडे वाला तो ट्रिगर हो ही चुका था, ठीक है। क्लोजिंग वाला इंट्राडे वाला शॉर्ट वाला ट्रिगर हो चुका था बैंक निफ्टी पर, और क्लोजिंग वाला जो है वो अब 29,800 पर आपको रखना है। ठीक है, तो एक बार तो निफ्टी का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस 11,550 का, जिनके पास मंदी की पोजीशन है रखिएगा 11,550 का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस ये सब क्लोजिंग का है वो है 29,800 का। तो दोनों शॉर्ट की तो है पोजीशन जिनके पास, उनके लिए स्टॉप लॉसेज हो गए। अब आते हैं सीधा सीधा आज की पोजीशन बनानी है। जिनको आज ये बात पता है वो सौदे काट के गए थे शुक्रवार को, सोमवार को उनको गिरता हुआ बाजार दिख रहा है, उनको सर कैसे ट्रेड लेना है, उनको तेजी का लेना है आज, तो तेजी में कैसे एंट्री करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट रखें निफ्टी के अंदर शुरुआत में पहले, और साथ ही साथ एक बार जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी जानेंगे। और इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि ये हफ्ता एक्सपायरी का है, और एक्सपायरी के अंदर यानी कि बृहस्पतिवार को है। तो सर आज मैं जब पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में दो चीज़ चल रही है, पहला एक्सपायरी भी चल रहा है और दूसरा ग्लोबल मार्केट की कमजोरी भी दिख रही है। बिल्कुल, एक्सपायरी के हफ्ते में पहले दिन का ट्रेड सेटअप ठीक नहीं होता, जो होता है वही आमतौर पर एक्सपायरी तक कैरी होता है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गैप से खुल के थोड़ा नीचे से रिकवर हो जाए, क्लोजिंग ठीक ठाक मिल जाए तो बेहतर है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल जो आपको ट्रेड करना है, शॉर्ट पोजीशन बनानी है 11,500 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी पर, और 11,400 11,350 दो टारगेट के लिए सिंपल है। खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। 11,300 से 11,350 सही रेंज है, थोड़ा सा मैंने ऊपर किया है, 11,325 से 11,350 की रेंज में आप निफ्टी खरीद लीजिए। ऊपर की तरफ 11,400 11,425 तक के टारगेट के लिए आपको तेजी करनी है। स्टॉप लॉस 11,275 का रखना है। अच्छा। ये खरीदना है, नीचे मौका मिले 11,300 11,350 की रेंज में मैं खरीदूंगा। ऐसे डरना नहीं कि नहीं लेना है, लेना चाहिए वहां पर। अब आइए बैंक निफ्टी, शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, स्टॉप लॉस 29,600 का, बहुत छोटा वाला है, ठीक है। ट्रिगर हो जाए तो कर लीजिएगा। नीचे की तरफ 29,350 सिंपल एक सीधा दिया है स्टॉप, 29,350 टूटना नहीं चाहिए। 29,350 29,400 की रेंज में आप शॉर्ट काट लीजिए, और नहीं तो फिर सीधा 29,100 है मेरे लिए। मुझे वहां से 250 पॉइंट की मंदी नॉन स्टॉप दिखती है, अगर 29,350 के नीचे टिक कर ट्रेड करें तो, नहीं करें तो बेहतर है। खरीदना कहाँ है, अब ये बड़ा क्रूशियल है डिम्पी। एक तरीका तो ये बड़ा एग्रेसिव ट्रेडर आप 29,400 के आसपास खरीद लें और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लें या 100 पॉइंट का रख लें 29,300 का, लेकिन मैं बहुत एग्रेसिवली आज होना नहीं चाहता। देखेंगे अगर कोई बाय कॉल आएगा उस लेवल के आसपास स्क्रीन पर तो हम आज के 2,000 कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आपको 29,100 के आसपास जाकर सीधा खरीदना है, ठीक है। वहां एकदम सेफ है आप, वहां मौका मिले तो खरीदना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। 29,000 आपका स्टॉप लॉस होगा, 29,300 के आसपास के टारगेट के लिए आपको करनी है वहां पर तेजी, ठीक है। अगर आपको लेवल्स पे मिल जाए तो फिर तो 200-300 पॉइंट पक्के हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा, पीसीआर सर 1.6 हुआ, अब तो कंफर्टेबल होगा थोड़ा, शुक्रवार को भी हम हल्के हुए हैं, आज भी हमको हल्के होंगे तो हाँ थोड़ा बेहतर है पीसीआर, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन अभी भी थोड़ी तेजी की पोजीशन हल्की होने की जरूरत है, और वो होगी भी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो फिर आज के सेक्टर कौन से? देखिए, सेक्टर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो आज मेटल्स, ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा है तो मेटल को ही गिरना है, हाँ। ठीक है, सिंपल चीज है, मेटल सबसे ज्यादा कमजोर होंगे। उसके अलावा बैंक्स और एनबीएफसी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो शुक्रवार को शुरू हुई है, बैंक्स में हुई है, एनबीएफसी में नहीं हुई है। तो बैंक्स और एनबीएफसी दोनों गिर सकते हैं। ऑटो सेक्टर मुझे कमजोर दिखता है, तो जब भी बाजार में कमजोरी का माहौल तो मेरे मुंह में पानी आता है ऑटो सेक्टर में। तो शॉर्ट करने के लिए मेरा 2019 का सेक्टर यही है, तो इस लिहाज से ठीक है, तो इसे भी बेचा जा सकता है। ठीक है, एक तो ऑटोज हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एनबीएफसीज में, बैंक में, मेटल्स में आएगी। मैं जरा जल्दी से आपको वायदा के शेयर बता देता हूँ, फिर एफआईज और एफ&ओ का भी आंकड़ों का भी एनालिसिस कर लेते हैं। एक शेयर बैन में आ गया, वो है पीएनबी। दिवांशी बता भी रही थी कि 100% से ज़्यादा इसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है, ये बैन में आ गया। और 5 के 5 शेयर पहले वाले वो एज इट इज़ बैन में, आईडीबीआई, जेट एयरवेज जहाँ पे काफ़ी खबरें हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस पावर और अदानी पावर, ये वादा के बैन में है। अब आते हैं आज एफआईज पे। पहले आप एफआईज कह रहे थे कि कई दिनों से पॉजिटिव है, अभी ये न्यूट्रल हमको क्यों करना पड़ गया? 1300 प्लस करोड़ रुपए की तो खरीदारी हुई है कैश सेगमेंट में, फिर इसने न्यूट्रल क्यों किया? नहीं, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है। सामने देखो स्टॉक फ्यूचर्स कितने बेचे, 1800 करोड़।
नहीं, वो तो 2 दिन से हो ही रहा है स्टॉक। लेकिन नहीं, हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल पे सवाल पूछो तो मजा आता है। 1885 करोड़ का बेचा है स्टॉक्स में। पिछले 10 दिन आप देख लीजिए, जितना वो खरीदते हैं कैश में, सामने आमतौर पर स्टॉक फ्यूचर्स बेचते हैं, लेकिन नेट ज्यादा बिका है। ये पहली बार हुआ है इतने दिनों में। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ डिम्पी, वो ये कि हमेशा मेरा एनालिसिस करने का तरीका सिंपल है। कैश मार्केट के डेटा को पहले तवज्जो दो, फिर स्टॉक्स को, फिर इंडेक्स फ्यूचर्स को, फिर ऑप्शंस को। लेकिन इसके साथ एक चीज और समझनी बहुत जरूरी इन डेटा को। एफआईएस का एक्शन जो भी शुरू होता है पहले एफएनओ में होता है और बाद में कैश में आता है। अगर खरीदारी करनी होगी तो पहले एफएनओ में खरीदेंगे, बाद में कैश में आएंगे। बिकवाली करनी होगी तो पहले एफएनओ में बेचेंगे, बाद में कैश में आएंगे, क्योंकि एफएनओ लिक्विड है। दिग्गज शेयर वहाँ है। यहाँ 1500 शेयर बेचना हो तो टाइम लगता है, यहाँ 1500 एक लोट में भी जाता है ना। तो पहली बार अगर एफआई ने स्टॉक फ्यूचर्स कैश के मुकाबले में ज़्यादा बेचे तो मैं सतर्क हूँ। हालांकि इंडेक्स खरीदे 500 करोड़ प्लस के, लेकिन नेट मेरे लिए डेटा इसलिए न्यूट्रल है। मैं नेगेटिव तो नहीं बोल रहा, लेकिन न्यूट्रल से थोड़े से पॉजिटिव साइड में। लेकिन पहली बार स्टॉक फ्यूचर्स में जो 1800-1900 करोड़ की बिकवाली की, तो मैं उससे सावधान रहूँगा। ठीक है। अब जरा डीएस पे भी मैं आ जाता हूँ वापस। आप कह भी रहे हैं कि वापस इनकी खरीदारी आ सकती है। कई दिनों का बिकवाली का क्रम रिवर्स हो पैसे पड़े ना, करेंगे क्या? जब नीचे आ रहा है तब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो मैं अच्छा है, एक्चुअली मैं वही कह रहा था कि जब एफआईएस का मूड ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा डिसाइड होता है। तो अगर ग्लोबल खराब होंगे तो एफआईएस वो ग्लोबल व्यू लेकर थोड़ा कम कर सकते हैं। तो लेकिन हमारे लिए अच्छा है ना, फिर घरेलू फंड खरीदारी करने के लिए आ जाएंगे थोड़ा नीचे में। ठीक हो सकता है वो आज से ही शुरू हो जाए। हो सकता है आज से शुरू हो जाए। ठीक है, कल के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, फिर तो देखना एक बार। अब आते हैं जरा एफ&ओ के आंकड़ों पे। पहले तो मैं जरा निफ्टी पे आना चाहता हूँ। 11,400 आपने निर्णायक लेवल कैसे चुना, क्यों चुना, और एक्सपायरी वाले दिन ये ऑप्शंस का ट्रेड में हुआ क्या है? देखिए 11,400 पर जिस तरह से पोजीशंस बनी हुई है पुट और कॉल में, 11,400 के नीचे अब आप कमजोर तो आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 11,500 के नीचे आपने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो कमजोरी का संकेत तो पहला आपने दे दिया। लेकिन 11,400 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में। इसके नीचे जाएंगे तो फिर 11,500 11,600 वाले लोग तनाव में आ जाएंगे, जिन्होंने पुट बेच रखे, तेजी की पोजीशन बना रखी है। करेक्ट। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है। इसलिए 11,400 आपको होल्ड होना जरूरी है डे के लिए। अब फ्रेश कमजोरी 11,400 के नीचे ट्रेड कर, कमजोर तो है, फ्रेश कमजोरी 11,400 के नीचे आएगी। 11,400 के नीचे आप ट्रेड नहीं करते हैं तो फ्रेश कमजोरी नहीं आएगी। ठीक है, ये मान के चलिए। ये 4 दिन में अगर मान लो 11,400 नहीं टूटा, किसी तरह से मेंटेन रह गया, तो फिर 600 वालों 500 वालों को जो जिन्होंने पुट राइट की हुई है या जिन्होंने कॉल राइट के बाजार को ऊपर से मंदा किया है, वो बाहर जाएंगे सिस्टम से? उनको जाना पड़ेगा कि वो अड़े रहेंगे? नहीं, फिर तो उनके पैसे बन जाएंगे। कॉल राइट किए हुए, कॉल बेचे हुए, प्रीमियम तो रोज वो जो विश्वेश जी का थीटा है ना, टाइम वैल्यू ऑप्शन की, उसका मिल जाएगा उनको। वो हर रोज की 30 पॉइंट है निफ्टी की। तो अगर 4 दिन में, अगर 3 दिन में अगर ये नहीं होता है तो पॉइंट सिंपल है, आपको वैसे ही प्रीमियम, तो कॉल राइटर तो पैसा बना लेंगे। अगर 11,400 नहीं टूटता तो हर कॉल राइटर पैसा बनाएगा। 11,500 वाला भी बनाएगा, 11,600 वाला भी बनाएगा, कॉल राइटर तो बना लेगा पैसा। ऑप्शन राइट करने वाले के लिए तो बढ़िया है कि अगर आपने ऑप्शन बेचा है, कॉल ऑप्शन बेचा है, माफ कीजिए मंदी की पोजीशन बनाई उसने, और 11,400 नहीं भी टूटा तब भी वो पैसा बना लेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रीमियम तेजी से घटती हुई नजर। दोनों का घटेगा, हालांकि राइटर्स को बेनिफिट आना ही है। राइटर्स को बेनिफिट आना है। अगर रेंज में ट्रेड रहेगा तो राइटर्स फायदा उठाएगा। अच्छा सर, बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हो रहा है ऑप्शंस डाटा के अंदर? देखिए बैंक निफ्टी में वैसे पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 6 लाख शेयर 29,500 के पुट पर हैं। तो 29,500 का पुट, जैसे आप 29,500 के पुट के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे, 6-7 लाख शेयर वहां पर है, तो आपके लिए फ्रेश कमजोरी का संकेत आएगा, थोड़ी सी बिकवाली का दबाव होगा। लेकिन फिर बताऊंगा डिम्पी कि बहुत ज्यादा पोजीशन पुट और कॉल में है नहीं बैंक निफ्टी में। 29,500 के पुट पे 7 लाख 6 लाख शेयर हैं और 6.5 लाख शेयर 30,000 के कॉल्स में है। तो वो 29,500 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी है अब आपकी। अगर 29,500 आप तोड़कर ट्रेड नहीं करते हैं तो आप कमजोर बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये तो खुला मैदान जैसा हो जाएगा। अगर पहले से पोजीशन नहीं है तो जो पोजीशंस बनेगी वो फिर बहुत ऊपर नीचे कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि आप एक्सपायरी वाले समय, यानी इस 4 दिन में 29,500 के नीचे आपके 29,350 छोटा सपोर्ट है, बड़ा नहीं है, छोटा सपोर्ट है, और उसके नीचे मैदान खाली, सीधा 29,100। भाई साहब जब आप बड़े थे, रोज 500 पॉइंट के ऊपर के टारगेट ऐसे आते, तब हमें कितना अच्छा लगता था। देखो आज बोला मिडास टच है, बोलते भाग गया। यही सिचुएशन जब देखो, ये तो दोनों तरफ ऐसे ही है। और नीचे आने में तो ऊपर जाने में तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है, मूड माहौल अच्छा रखना पड़ता है, पैसा भी चाहिए खरीदारी करने के लिए। नीचे जाने के लिए तो 2 ही चीजें काफी है, खराब सेंटीमेंट और गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ऊपर गया वो नीचे आना ही है, ऐसा है।
तो वो दो चीज़ों से ही नीचे आ जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता नहीं, मेरी अंदर से फीलिंग है कि 29,350 29,400 नहीं तोड़ेगा आज, वो होल्ड होना चाहिए। अब एक दिन के करेक्शन से मूड खराब कर लें वो ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, ग्लोबल खराब है वो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा भी पैनिक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज का स्टॉक ऑफ द डे, आज का शेयर कौन सा चुना है आपने? स्टॉक ऑफ द डे में आज मेटल शेयर है, बेचने की राय है वेदांता में। वेदांता के फ्यूचर्स को बेचिए, 176 का स्टॉप लॉस है मेरा, 168, 166 और 163 तीन टारगेट दे लिए। सिंपल है, देखिए ग्लोबल स्लो डाउन हो या तो आप मेटल बेच दीजिए या हमारे अंतर्राष्ट्रीय ऑटो कंपनियां, ये दो ठीक है बेचने के लिए। तो मैंने आज मेटल पे फोकस ज़्यादा किया, तो मेटल थोड़े नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो मेटल नीचे आ सकता है। वेदांता फ्यूचर्स के ऊपर लेवल नोट कीजिए, 168, 166, 163 और 176 का रखना है स्टॉप लॉस। जब बाजार फ्रीज होंगे तब इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे। उम्मीद तो है कि आपको टारगेट मिल जाए आज के ट्रेड वापस करने के लिए। 176 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब रिसर्च टीम मेरे साथ है। आशीष आपको बताने वाले हैं आज खबरों वाले शेयर, संदीप भी आपको खबरों वाले शेयर ही बताएंगे और दिवांशी के पास हमेशा की तरह ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। तो आशीष, आज कीजिए आप शुरुआत, बताएं। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, टेक महिंद्रा से शुरुआत करते हैं। आज से कंपनी का बायबैक खुलेगा। 950 रुपए के भाव पर ये बायबैक प्राइस तय किया गया है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे तो करीब 20% की अपसाइड है। ओरिएंट प्रो की बोर्ड बैठक है, यहाँ पर भी बायबैक को लेकर फैसला आ सकता है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बोर्ड बैठक है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंस शेयर्स जारी करने पर विचार होगा। सीपीएसई ईटीएफ पर एक अपडेट है, 22 तारीख यानी शुक्रवार को ये इशू बंद हुआ। कुल 6 गुना भरकर सब्सक्राइब होकर ये इशू बंद हुआ है। टाटा मोटर्स पर नजर रखिएगा, यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के दामों में 25,000 तक की बढ़ोतरी की गई है। ये नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू होंगी। डॉक्टर रेड्डीज पर एक इम्पॉर्टेंट खबर है, यूएस एफडीए ने R&D फैसिलिटी जो इनके हैदराबाद में उसको क्लीन चिट दी गई है, वहाँ पर कोई भी आपत्ति नहीं पाई गई है। टाटा स्टील ने टीआरएफ के करीब 25 करोड़ शेयर का अधिग्रहण 250 करोड़ रुपए में किया है। टाटा स्टील पर एक और खबर है, यहाँ पर भूषण स्टील में 6,700 करोड़ रुपए के ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे गए हैं। 6,700 करोड़ यानी 8.89% की ये खरीद की गई है। वोडाफोन आइडिया पर एनालिस्ट की कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जहां पर यह माना जा रहा है कि अगर इनका राइट इशू पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होता है तो प्रमोटर को वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से ऊपर चली जाएगी। ऐसी स्थिति में कंपनी को QIP लाना पड़ सकता है। और इसी के साथ बैंकों पर नजर रखिएगा, यहाँ पर RBI ने एक सर्कुलर जारी कर ये बताया है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने का जो गाइडलाइंस दी गई थी वो अभी टाल दी गई है, उसे अभी लागू नहीं किया जाएगा। जेट एयरवेज पर काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, यहाँ पर 7 विमानों को ग्राउंड किया गया है। वजह सेम है, लेसर्स को भुगतान ना करने के कारण 7 अतिरिक्त विमानों को ग्राउंड किया गया है। और इसी के साथ आज नए रेजोल्यूशन प्लान पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस रेजोल्यूशन प्लान में एतिहाद पार्ट नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड SBI चीफ जानकी वल्लभ जेट की कमान संभाल सकते हैं। ठीक है, तो जेट पे इंपॉर्टेंट खबर भी आई है। खैर ये बात तय है, जिन्होंने विमान किराए पे दे रखे हैं जब तक उनको पैसा मिलेगा नहीं वो तो विमान उड़ने नहीं देंगे। इसलिए 119 में से सिर्फ 40 विमान ही जेट एयरवेज के चल रहे हैं। अब जब आप एयरपोर्ट जाए ना आपको साफ पता लग जाएगा, जेट के सारे विमान एक लाइन से खड़े होते हैं और ग्राउंड स्टाफ भी सारा एक लाइन से खड़ा है, उनकी सारी गाड़ियाँ भी आपको लाइन से खड़ी हुई दिखेंगी। आप जाके तो अच्छा तभी तो अच्छा इंदौर जाके आए, तो आंखों देखा हाल है। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल, हाँ निवेश गुरुकुल, हाँ तो ये तो आंखों देखा हाल है। कैसा रहा? बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत अच्छा। और मैं आपको सर बताऊं, इंदौर वालों की तारीफ मैं वहां भी करके आया और यहाँ भी। आप उस शहर में आपको मैं 10,000 रुपए का भी इनाम दे सकता हूँ और 1 घंटे का समय देता हूँ, आप पूरे शहर में कहीं भी कोई गंदगी ढूंढ के बता देते। अच्छा, इतना मतलब हर भारतवासी को एक बार इंदौर जरूर जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि इंदौर के अंदर सफाई क्या है। सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं सर, क्या बात। 3 साल से हैट्रिक लगाई उसने स्वच्छ भारत के अंदर। तो इंदौर वालों के लिए मैं वहां पे जाके हैरान हुआ, और ये हर शहर के रोल मॉडल होना चाहिए। क्या बात है, क्या उन्होंने जो खूबसूरत शहर उन्होंने बनाया, बहुत तारीफ है इस शहर की। बहुत बहुत बधाई इंदौर वासियों को इस सिलसिले भी। खैर सर, वो जेट एयरवेज की बात जब छिड़ी थी तो कुछ एक शेयर और भी है, जरा संदीप से हम समझ लेते हैं। संदीप जरा जल्दी से बता दीजिए, IPL वाली रफ्तार से
आशीष। चलिए आप सन फार्मा में नजर रखिए। दिसंबर में आपको याद होगा शेयर बहुत ज़्यादा गिरा था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मामला सामने आया था। अब ये सुधीर वालिया एसोसिएट ने शिकायत करी है और इस मामले में अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग दरअसल अब शिकायत को लेके जांच कर रही है। इस मामले में बीएसई ने दरअसल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रेडिंग हुई थी उसके आंकड़े मुंबई पुलिस के सामने रखे हैं। एनएसई ने अभी आंकड़े नहीं सामने रखे हैं, लेकिन हाँ, शेयर जो गिर गया था दिसंबर महीने में उसके डेरिवेटिव्स के जो आंकड़े हैं वो मुंबई पुलिस के सामने रखे गए हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स विंग जो है वो इस मामले की जांच करता हुआ दिखेगा। भारत गेयर्स पे नजर रखिए। राइट इशू के जरिए कंपनी पूंजी जुटाएगी और जो प्राइसिंग है वो 105 रुपए तय की गई है और जो रेशो बताया गया है वो 1:7 का है। कल शुक्रवार की 165 की क्लोजिंग थी, उसके मुकाबले 36% डिस्काउंट पे ये प्राइसिंग है। टीटीके प्रेस्टीज पे नजर रखिए। 29 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है। बोनस इशू के ऊपर कंपनी विचार करेगी, तो आज स्टॉक फोकस में रह सकता है। आरती इंडस्ट्रीज, हाल में आपको याद होगा इसका QIP खुला था। इसका जो दाम है 1392 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और इसमें करीब 54 लाख शेयर कंपनी ने QIP के जरिए जारी किए हैं। कर्नाटका बैंक पे जरूर नजर रखिए। इन्होंने दरअसल शनिवार को आरबीआई को एक जानकारी दी है। 13.25 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ है बैंक में। SRS फाइनेंस को इन्होंने वर्किंग कैपिटल का लोन दिया था, वहां पे कुछ डाइवर्जन ऑफ फंड्स का मामला सामने आया है, तो करीब 13.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसकी जानकारी कर्नाटका बैंक ने आरबीआई को दी। और आखिर में HDFC लिमिटेड पे नजर रखिए। मसाला बॉन्ड्स के जरिए इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। जो रेट तय किया गया कूपन रेट वो 8.2% का है। पिछली तिमाही में जो रेस किए थे इन्होंने पैसे, उससे भी कम कूपन रेट पे ये जो फंड्स है वो जुटाए गए हैं। संदीप, ये मसाला बॉन्ड क्या है? देखिए, ये जो विदेश में अगर आप कोई बॉन्ड जारी करते हैं और वो भी अपनी करेंसी में, यानी कि इंडियन करेंसी में अगर आप जारी करते हैं, फिर उसे मसाला बॉन्ड बोला जाता है। यानी कि जो करेंसी का रिस्क होता है पूरा, वो पूरी तरह से निगेट हो जाता है। अगर आप विदेश में पैसा जुटाने जाते हैं तो आप यही समझेंगे शायद आपको डॉलर में या तो उस देश की करेंसी में पैसा मिलेगा, लेकिन आप विदेश में भी जा रहे हैं तब भी अपनी करेंसी में पैसा उठा रहे हैं तो उसको मसाला बॉन्ड का दर्जा दिया जाता है। यानी वापस जब रिपेमेंट करना होगा तो आपको इंडियन रुपये में करना है, तो कोई करेंसी वाला कुछ भी हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये आराम का मामला। तो मसाला, मैं तो सिर्फ मैं सोच रहा था कि मसाला टी होती है, मसाला बॉन्ड भी है। नहीं, मसाला तो बहुत सारी चीज, मसाला डोसा भी होता है। लेकिन हाँ, ये बॉन्ड मसालेदार है, इसमें कोई, ये बॉन्ड मसालेदार। और कुछ और ऐसी मसालेदार रिपोर्ट्स हैं देवांशी के पास जो FIs की तरफ से आई है। बताइए देवांशी। बिल्कुल, आज पॉजिटिव रिपोर्ट बहुत ज्यादा एनर्जी। सबसे पहले तो नीलकंठ मिश्रा जो क्रेडिट स्विस के हैं वो भारत पर क्या राय रखते हैं। वो इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कह रहे हैं कि जब तक RBI की तरफ से मॉनेटरी ईजिंग नहीं होती है तब तक अब ग्रोथ का जो अनुमान है वो थोड़ा सा मुश्किल आता हुआ दिखता हुआ लग रहा है। और वो ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से OMOs किए जा रहे हैं, ज़्यादा OMOs अगर किए जाते हैं और दरें अगर काटी जाती है तो ही यहाँ पे जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है। इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। इसके अलावा वो मानते हैं कि जो कंजम्पशन थीम है उस पे वो अंडरवेट हैं HUL, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति और हीरो मोटोकॉर्प पे, और पॉजिटिव हैं यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं और साथ ही जो कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स हैं उस पे BHEL और L&T पर पॉजिटिव है। ICICI बैंक और SBI उनको सबसे ज्यादा पसंद है कॉर्पोरेट बैंकिंग में। BHEL पसंद है। एक और रिपोर्ट, क्या बात है, वाह, वंडरफुल। साथ ही आज अगर दूसरे स्टॉक्स पर रिपोर्ट देख ले तो इंटरग्लोब एविएशन पर आज क्रेडिट स्विस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने इंटरग्लोब एविएशन को अपग्रेड किया है, लक्ष्य भी बढ़ा दिया है, 1650 तक के अब लक्ष्य दे रहे हैं यहाँ पे। और वो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो पर किलोमीटर सीट का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से जेट में दिक्कतें चल रही है, एविएशन सेक्टर में दिक्कतें चल रही है, इंटरग्लोब एविएशन को सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख सकता है। ग्रोथ का अनुमान बन रहा है। CLSA का आइनॉक्स लीजर पर आज पॉजिटिव रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने अपने लक्ष्य को 336 से बढ़ाकर 365 तक के कर दिए हैं। और वो मानते हैं कि सबसे ज्यादा स्क्रीन जो ऐड किए है FY19 में, अब उसका जो फायदा है वो इस साल से मिलता हुआ दिख सकता है आइनॉक्स लीजर को। सद्भाव इंजीनियरिंग खरीदारी की राय 340 तक के लक्ष्य हैं और असेट में जिस तरह से बिक्री कंपनी कर रही है ग्लोबल इन्वेस्टर को वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ से जो FY19 से 21 में ग्रोथ का अनुमान है वो 9% था, उसे बढ़ाकर अब 18% तक कर दिया है। और जो डेट है वो करीब 55% टू 79% तक घट सकता है, जो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद है। मॉर्गन स्टैनली की नेगेटिव रिपोर्ट HDFC लाइफ पर है, जहां पर उन्होंने लक्ष्य भी घटा दिया, 380 तक के नए लक्ष्य हैं। वो मानते हैं जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस है वहां पे ग्रोथ कम दिख रहा है और सेविंग्स प्रीमियम अनुमान था कि काफी बढ़ेगा, तेजी से वो नहीं बढ़ रहा है, इसी के चलते उन्होंने लक्ष्य काट दिया है। मैक्वारी की आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है एक्सिस बैंक और ICICI पर। वो मानते हैं कि एक्सिस बैंक में जो रैली आई है शेयर में फंडामेंटल से काफी आगे बढ़ चुका है, उसके मुकाबले वैल्यूएशन के हिसाब से ICICI बैंक ज्यादा प्रेफरेबल है। और आखिर में आज इन्फो एज पर आप रिपोर्ट्स पर नजर डालिए। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की पॉजिटिव रिपोर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट का जो भरोसा है वो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर पर बहुत ज्यादा है। सारी वर्टिकल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, 2000 तक के लक्ष्य वो बता रहे। ठीक है, बैंक पे थोड़ा सा ज़रा नोटिस हो रहा है इस बार फिर से रिपोर्ट पे, क्योंकि मैक्वारी की रिपोर्ट भी बैंक पे है और जो क्रेडिट स्विस का व्यू आया है उसमें जो ओवरवेट है 4 में से वो 2 शेयर भी बैंक की हैं।
आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। खैर इस बीच ये सारी की सारी रिपोर्ट्स होगी। मेहमान इस बीच हमारे साथ सारे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, तो मेहमानों को करते हैं शामिल। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं इस वक्त शुभम अग्रवाल, आज वायदा कारोबार के हमारे एक्सपर्ट, और फंडामेंटल एक्सपर्ट के तौर पर डीडी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे दो खास अपने मेहमान नहीं, हमारे अपनी राकेश जी, राकेश जी दोनों तैयार हैं। बिल्कुल, तो चलिए करते हैं शुरुआत आपकी कॉल्स के साथ ही। आप एक चीज तो भूल ही गए, सीबी जी का स्वागत नहीं करेंगे आप? आपके लिए छोड़ा है सर। अच्छा, ये आप भूल जाए और ये बात कहें। ऐसा देखो, भूल तो सकते नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कुछ काम तो आपके लिए भी छोड़ा जाए। सीबी जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। कलकत्ता से ये गलत बात, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। कलकत्ता से सीबी भाभी का हमारे साथ जुड़े, आपको आज बेहतरीन ट्रेड बताएंगे। तो चलिए शुरुआत सिमी जी के साथ ही की जाए। सिमी जी बताइए आज आपकी अपनी बेहतरीन पिक्स। या गुड मॉर्निंग अनिल जी, डिम्पी गुड मॉर्निंग। ये मैंने आज के लिए भी 3 बाई कॉल ही ढूंढ कर लाई हूँ। एक तो जस्ट डायल, जिसमें वापस से खरीदारी देखने को मिला था फ्राइडे के सेशन में। 625 622 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदने का सलाह होगा। 610 का स्टॉप लॉस के साथ 645 और 655 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। दूसरा स्टॉक भी जे से ही शुरू होता है, जुबिलेंट फूड, तो इसमें भी मुझे खरीदारी करने का सलाह देना पड़ेगा। 1427 1425 के आसपास खरीदने का सलाह है। 1415 1410 का स्टॉप लॉस, 1440 1455 ये दो टारगेट्स होगा, दोनों ही इंट्राडे के लिहाज से। और तीसरा स्टॉक मेरा फेवरेट है एसआरएफ, इसमें अच्छा ब्रेकआउट भी उस दिन देखा गया था, हो सकता है मोमेंटम आज भी मेंटेन्ड होगा। 2420 के नीचे स्टॉप लगा के जुबिलेंट एसआरएफ को खरीदने का सलाह होगा। 2480 2495 ये दो टारगेट्स होगा इंट्राडे के लिहाज से। ठीक है, तो 3 ट्रेड हो गए। एक तो जस्ट डायल, दूसरा जुबिलेंट फूडवर्क, तो दोनों जे से शुरू होने वाले शेयर्स हैं, और तीसरा एक सिमी का हमेशा का फेवरेट एसआरएफ। जब आप नहीं थे ना सिमी जी, तब भी ये शेयर चल ही रहा था, और हमने कुणाल जी से बात पूछी भी थी कि सिमी तो नहीं है बट ये शेयर फिर भी चलेगा, ब्रेकआउट हो रहा है तो बताइए। तो उनकी लिस्ट में भी ये बाय कॉल थी। तो कुणाल जी, आज आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। दो काउंटर्स जिनमें बिकवाली की राय है आज, और सबसे पहले आईडीबीआई बैंक बेचना है, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर सारे ही सरकारी बैंक्स का है, मुझे लगता है कि आज कमजोरी देखने को मिलेगी। और आईडीबीआई बैंक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने पेयर सेट को भी। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरी राय में 41 रुपए के पहले लक्ष्य से बेचें आईडीबीआई बैंक। स्टॉप लॉस रखें 43 रुपए 50 पैसे पर, और मुझे लगता है कि 41 से नीचे भी ये काउंटर जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा काउंटर जहां बिकवाली करनी है वो है लुपिन, जिसकी चर्चा हम लोग शुक्रवार को भी कर रहे थे जब सिप्ला पर हमने एक बिकवाली की राय दी थी। और लुपिन मुझे लगता है कि और नीचे के लेवल्स दिखाएगा, स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, लगातार ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता आया है। लुपिन को बेचे, यहां पर टारगेट 730 रुपए का पहला होगा, उससे भी नीचे जाने की संभावना है। स्टॉप लॉस 755 रुपए पर रख करके लुपिन को बेचना है। ठीक है, तो लुपिन बेचना है, आईडीबीआई बैंक बेचना है, दोनों बिकवाली के शेयर्स हैं कुणाल जी की तरफ से। अब जरा बंसल जी से भी पूछ लेते हैं उनके शेयर। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आपके शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। डिम्पी जी, मेरी 2 पिक्स हैं, दोनों ही बिकवाली की हैं। पहला बिकवाली का कॉल सिप्ला पर है, जहां पर एक टेक्निकल ब्रेकडाउन आते हुए देखा था शुक्रवार के सेशन में। 541 का स्टॉप लॉस, 505 का लक्ष्य है। दूसरा सन टीवी काफी खराब लग रहा है, सन टीवी में बिकवाली की राय है। 621 का स्टॉप लॉस, 548 का टारगेट। ओके, सिप्ला बेचे, सन टीवी बेचे, 2 बेचने की राय। और कुणाल जी ने कहा है लुपिन बेचे और आईडीबीआई बेचे। आईडीबीआई में सिर्फ इतना है कि बैन में है, तो आप इंट्राडे के लिए तो बेच सकते हैं अगर आपका ब्रोकर अलाउ करे तो। इंट्राडे ट्रेड करने में हद नहीं, लेकिन याद रहे 3.5 के पहले पोजीशन अपनी खत्म कर लें, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है ना शुभम जी, लग सकती है ना। अच्छा बताइए, आपकी लिस्ट में भी शॉर्ट कॉल तो होंगे ही पक्का, आपको देख के ही लग रहा है ना? बिल्कुल, मैं बैलेंस बना के चल रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, ये जरूरी है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी। 2 कॉल है, एक बाई एक सेल का। तो जो पहला कॉल है वो मेरा भी फार्मा स्पेस में से ही है, और मुझे लगता है कि लुपिन में जो करेक्शन चल रहा है काफी दिनों से, वो और एक्सेलरेट हो सकता है। और जिस तरह से लास्ट ट्रेडिंग डे को हमने एक ब्रेकडाउन देखा था, उसके बाद मुझे लगता है कि आज वहाँ पे फॉलो अप सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर ऑप्शंस के डेटा में भी देखें तो काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग है अपसाइड में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा अपसाइड अब है नहीं, और डाउनसाइड में 720 700 तक का नीचे जगह है। तो एक बेयर पुट स्प्रेड करेंगे, बिकॉज एक्सपायरी वीक है, तो यहाँ पे थीटा डीके काफ़ी फास्ट होता है। तो 740 का पुट यहाँ पे खरीदे, 720 का पुट बेचे।
₹4.65 पे भी नेट स्प्रेड है, ₹10 का टारगेट होगा, ₹1 का स्टॉप लॉस। और दूसरा बाई कॉल है बर्जर पेंट पे। बर्जर पेंट को अगर देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिलेगा। और एशियन पेंट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है उसमें मुझे लगता है कि यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा। तो बर्जर पेंट में सीधा सीधा एक 310 का कॉल ऑप्शन खरीदे, और टारगेट होगा ₹12 का, स्टॉप लॉस होगा ₹1 का। ओके, तो ल्यूपिन बेचना है, बर्जर पेंट्स खरीदना है। वैसे भी आज थोड़ा कच्चा तेल नीचे हुआ भी है, बड़े दिनों बाद $67 के नीचे आया है, नहीं तो 67 के नीचे आ नहीं रहा था। थोड़ा सा फायदा तो आपको वैसे भी मिल जाएगा। लेकिन शर्मा साहब से पूछते हैं कि उनकी नज़र किन शेयरों पर है। सर, आपके रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं? देखिए अनिल जी, पहले तो गुड मॉर्निंग सबको, सारे पैनलिस्ट को, आपको, डिम्पी जी को और सभी को। माहौल मार्केट का जो ग्लोबल ट्रेंड है उसको देखते हुए थोड़ा वीक लग रहा है मेरा लेकिन ये मानना है कि हमारे यहाँ जो वीकनेस आ रही है ये एक सस्टेन्ड तेजी के बाद में एक नॉर्मल करेक्शन जैसा है, और इसको ग्लोबल मार्केट से आप ना जोड़ें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के साथ में ये टूट रहा है वो बात एक ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से एक रिसेशन का फियर ग्लोबल मार्केट में आ रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज वीक होगी, और विशेष रूप से क्रूड ऑयल अगर और वीक होता है तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट जो है वो सॉफन होगी, और हमारे यहाँ तो पर्टिकुलरली और ज्यादा सॉफन होगी, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। और जिस तरह से पिछले 10-15 दिन में एक सस्टेन्ड स्ट्रॉन्ग गश ऑफ फॉरेन फ्लोज आया है, वो इंडिकेट करता है कि हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हमारे मार्केट का करेक्शन है ये एक नॉर्मल करेक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत तभी आ सकती है जबकि जो रिसेंट एक जो व्यू बना है कि अब एनडीए जो है वापस पावर में आ जाएगा, उसमें अगर कोई चेंज होता है तो जरूर कोई बड़ा डेफिनेट करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये करेक्शन जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। जहां तक अब पिक की बात है, मैं समझता हूं कि डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मिड कैप में, और आज मैंने एक मेरी पुरानी फेवरेट को वापस सेलेक्ट किया है। सर्विस सेक्टर की कंपनी है, और सर्विस सेक्टर में विशेष रूप से जो पॉजिटिव चीज होती है वो ये होती है कि ये एसेट लाइट मॉडल्स होते हैं जहां पर रिटर्न रेशियोज बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और ये कंपनी है BLS इंटरनेशनल, जिसके रिटर्न रेशियोज भी बहुत जबरदस्त है। ROE और ROCE 40% के आसपास में है, और ये कंपनी ऊपर से काफी नीचे आई हुई है, और अभी भी मैं समझता हूं कि इस लेवल पे बहुत अट्रैक्टिव है। इस कंपनी को रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है नए ऑर्डर्स मिले हैं। ये कंपनी वीसा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग के बिजनेस में है, जहां पर ये 36 गवर्नमेंट्स को कैटर करती है, और 62 कंट्रीज में इसके ऑपरेशंस हैं, और इसके कारण ये एक तरह से ग्लोबल कंपनी है, और इसके लिए इसके अकाउंट्स आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखने पड़ेंगे। रिसेंट पास्ट में इसको स्पेन का बहुत बड़ा 1400 करोड़ का पासपोर्ट और वीसा प्रोसेसिंग का काम मिला है, उसी तरह 1000 करोड़ का यूके का वीसा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग का काम मिला है, और वेरी रिसेंटली वियतनाम का एक इसी तरह का बड़ा ऑर्डर मिला। और इन नए बड़े ऑर्डर्स के कारण आने वाले 2-3 सालों में इनकी ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड मैं समझता हूँ बहुत अच्छी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी। FY20 में इनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग मैं समझता हूँ 17-18 रुपए है, और उसको देखते हुए प्लस बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न रेशियोज को देखते हुए अगर बहुत ही रीजनेबल 15 टाइम की डिस्काउंटिंग दूं तो मेरा इसका 12 महीने का टारगेट करीब 270 रुपए का होता है। तो बिल्कुल ये है आपके लिए BLS इंटरनेशनल में खरीदारी करने के लिए। आइए अब कुछ स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, जहां पर एक्शन दिखने वाला है आज भरपूर। जेट एयरवेज ये है स्टॉक जिसके 7 और विमान अब जमीन पर आ चुके हैं। एक्चुअली ये एक पिक्चर आई थी ना आमिर खान की तारे जमीन पर, इनके ऊपर बनेगी सारे जमीन पर, सारे जमीन कुछ बचे नहीं, मतलब कितने 19 ही बचे? नहीं 40 बता रहे हैं। 119 में से 40 ही विमान 40 बचे हैं, 30 एक बचे होंगे। वो भी सिर्फ जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी 40 पिछले हफ्ते के थे। अच्छा, तो फिर ये घटा लीजिए, फिर 30 ही बचे। अब एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि आज इनकी एक बोर्ड बैठक भी हो सकती है। उस बोर्ड बैठक में जो अभी क्या SBI बड़ा प्रेशर बना रहा है इनके ऊपर कि आप कंपनी छोड़ो, तो और इतिहाद ने हाथ खींच लिए, वो फेल गया, वो बोलेगा हम नहीं लेंगे आपकी कंपनी। इतिहाद के वैसे भी खुद की अपनी समस्याएं कम नहीं है, जहां जहां पैसा डाला पिछले 3 साल में सब जगह उन्होंने नुकसान किया है, उनके दिन भी खराब चल रहे हैं। तो अभी आज ये संभावना पूरी हो सकती है कि SBI और बाकी बैंकर्स के हाथ में कंट्रोल आ जाए। जेट एयरवेज का बोर्ड अगर ये सोचे वे कंपनी कैसे कैसे चलानी है और नरेश गोयल साहब निकल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। ये सारी आज
इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे में शर्मा साहब जरा ये बताएं, जेट के लोग के क्या करना चाहिए इस वक्त? 226 रुपये पे है, बड़े डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। वायदा कारोबार के तो बैन में, तो ट्रेडिंग के लिए तो पूछ के फ़ायदा नहीं है। क्या राय है आपके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, बड़ा डाइसी एक तरह से सिचुएशन है इनके लिए, और एक तरह से इकोनॉमी के लिए वैसे तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे भी एक एयरलाइंस पहले ग्राउंड हो चुकी है कम्प्लीटली, और उसके कारण जो है वो शॉर्टेज है। और अभी जो रिसेंटली इनके खुद के एयरक्राफ्ट 30-40 ग्राउंड हो गए, उनके कारण शॉर्टेज बहुत चल रही है, और इकोनॉमिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, और इसीलिए बैंकें हों चाहे गवर्नमेंट हो, ये ट्राई कर रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए और इसको चालू रखा जाए, बंद नहीं होने दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो ये मान के चलना चाहिए कि इस कंपनी को या इस एयरलाइंस को गवर्नमेंट और बैंक्स और जो भी पार्टीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो इसको बंद नहीं होने देगी, और इसको रिवाइव किया जाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे वो किसी और को सेल करके किया जाए। और पॉसिबिलिटी ये बहुत हद तक हो सकती है कि जो पहले प्राइवेट प्लेयर्स इसके अंदर इंटरेस्टेड थे, उनको वापस रिवाइव करके उनको रोपिन किया जाए, और वो लोग इसको रिवाइव करें, नया फंड इन्फ्यूज करें और रिवाइव करें। तो हो सकता है इतिहाद करे या विस्तारा करे या और कोई करे। इंतरिम पीरियड में इसको कौन संभालेगा, हो सकता है बैंक संभाले या और कोई प्रोफेशनल संभाले, लेकिन ये कंपनी डूबने नहीं दी जाएगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसको, कोई भी बड़ी गिरावट किसी भी दिन आती है किसी भी कारण से, तो इसको लेकर के रख सकते हैं। और चूंकि इसी पीरियड में और इस सारे इवेंट्स के कारण ये कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में बिग वे में हो जाएगा और इंडस्ट्री की आंखें खुल जाएगी, तो मैं समझता हूं कि आगे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि गवर्नमेंट है वो भी इसको काफी सपोर्ट देगी। उसके चलते लॉन्ग टर्म आउटलुक इस इंडस्ट्री का और बेहतर हो जाएगा। तो कोई भी बड़ी गिरावट पे इस स्टॉक को लेकर के और रख देना चाहिए, लेकिन व्यू आपका 2 से 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, शर्मा जी ने सारी बात तो बता दी, लेकिन सर एक छोटी सी चीज मेरे को और समझनी है। गोयल साहब अगर बोर्ड से चले जाएं, सिर्फ इतना ही, गोयल साहब बोर्ड से चले जाएं, बैंक अपना काम कर रहे हैं, सरकार का अपना काम हो रहा है, गोयल साहब बोर्ड से चले जाए, शेयर का भाव क्या होगा? चलेगा, यहीं रह जाएगा? देखो, एक चीज मैं बता दूं डिम्पी, इस शेयर में 150 रुपए से ज्यादा की मंदी नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं, ठीक है, जो इतिहाद नहीं लगाया। हाँ, इतिहाद नहीं लगाया तो 150 रुपए आप वर्स्ट केस सिनेरियो मान लो। या फिर जो खबरें आ भी रही थी कि SBI वगैरह भी जो स्टेक लेना चाहते हैं 150 के आसपास लेना चाहते हैं, तो मतलब इसका मतलब क्लियर कि 150 में तो वैल्यू है, ठीक है। अब 150 में वैल्यू है तो आपको क्या 150 में खरीदना है, 1.25 में, 200 में या 225, यही कॉल लेना है। तो 150 में वैल्यू तो 150 तो इतना इजीली आएगा नहीं, और अगर पैनिक में आ जाए तो वहां लेना ही चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है कि 200 के आसपास अगर आपको मौका मिले तो वहीं से खरीदारी शुरू कर दें। तीसरी चीज ये कि अब क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए, अगर कमजोर प्रमोटर बाहर निकलेगा तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और सेम ये फॉर्मूला चाहे वो आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में लागू करो या किसी और बिजनेस में लागू करो, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स और जेट एयरवेज में एक फर्क है। फर्क क्या है? यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदा डियाजियो ने, जो ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार और इस धंधे में पुराना प्लेयर है। अगर जेट एयरवेज को SBI चलाता है तो SBI ढंग से चला ले, ठीक है, जेट एयरवेज कहां चलाएगा? तो जब तक SBI ये ना कहें कि जेट एयरवेज को हम स्पाइस जेट को बेचेंगे या एयर इंडिया को बेचेंगे या कोई विस्तारा चलाएगा या कोई बाहर का इतिहाद आके, एमिरेट्स आके चलाए, तो अल्टीमेटली जेट चलाने वाला कौन है? वो बोल रहे हैं पुराने एम्प्लॉइज हम दूसरे जैसे ले आएंगे। ऐसा होता नहीं है। देखो, ये सब है ना, वो भानुमति का कुनबा वाला नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर चलाने वाले चाहिए, या तो आप अजय सिंह को दे दो स्पाइस जेट, और या इंडिगो वालों, या टाटा ने इंटरेस्ट दिखाया, कोई प्रोफेशनल ढंग का चाहिए। अब हो सकता है पुराने में कोई उनको अच्छा मिल जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे लिए ये सिंपल है कि बैंक्स ना चलाएं, कोई एयरलाइंस चलाए, और जब ये क्लियर हो जाएगा कोई एयरलाइंस चलानी है तो फिर इस शेयर का भाव बढ़ेगा। ठीक है, तब तक मामला मुश्किल है। तो अगर SBI ले भी लेता ना तो SBI के लिए नेगेटिव है ये। आप एक तरह से ये कह सकते हो कि भाई मेरे पैसे डूबे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपके रिकवर कैसे होंगे? आपके पैसे रिकवर तभी होंगे जब जेट एयरवेज डूबे ना, जब जेट एयरवेज चलती रहे। तो जेट एयरवेज चलती रहे उसके लिए बहुत जरूरी है कि एयरलाइंस लाइए कोई बढ़िया जो इसे चला सके। अब वो आपको टाटा समझ में आता है तो टाटा लीजिए, एयर इंडिया के साथ करना तो एयर इंडिया के साथ कीजिए। अब इलेक्शन का टाइम है, एयर इंडिया के साथ तो होगा नहीं। टाटा बचा है, एहतियात बचा है जो नाना बोल रहा है। हो सकता है एहतियात और नरेश गोयल साहब के आपस में ईगो टसल हो, तो बोले अब तो इनके साथ करूंगा ही नहीं, जब ऑफर देता हूं फिर से अब ऊपर का ऑफर कर देते हैं। तो हो सकता है एहतियात इनकी ना माने,
एक बार कंट्रोल एसबीआई के हाथ में आ जाए तो फिर एहतियात के एसबीआई से ले लूंगा। बड़े लोगों के बड़े ईगो होते हैं, देखो है ना, सिंपल चीज है। तो वो हो भी सकता है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जेट एयरवेज चलाएगा कौन। ठीक है, अगर एसबीआई चलाएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। एक स्पेशल अपीयरेंस में कतर एयरवेज भी आ सकता है, वो भी भारत में आना चाहता है, उसका नाम भी बड़ा चल रहा है। अगर वो आ गया, इस पूरे गेम को भी देख रहा है, समझ रहा है, तो फिर तो खैर कहना ही क्या। खैर इस बीच काफी सारे स्टॉक्स और भी हैं। डॉक्टर रेड्डीज पे खबर आई है कि इसके हैदराबाद यूनिट पे R&D फैसिलिटी पे जो ऑडिट किया था, इस पे कोई आपत्ति मिली नहीं है। शेयर वैसे भी मजबूत है। शुभम बताएं डॉक्टर रेड्डीज में क्या करें। डिम्पी जी, यहाँ पे अगर देखें तो कुछ दिनों पहले जो ब्रेकआउट हुआ था डॉक्टर रेड्डी में, वो 2710 के लेवल के आसपास में था। और मुझे लगता है कि मार्केट इसको पहले से ही एक प्रीएम्प्टिव एक ट्रेड लेकर के ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका था। तो स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन हुआ है फ्राइडे को, उसको यूज़ करना चाहिए एज एन अपॉर्चुनिटी। और अगर आज फर्म खुलता है तो वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खरीदना चाहिए। 2710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 2840 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। ग्रेजुअली कोई भी पुल बैक में यहाँ पे खरीदने की सलाह होगी। इन्फो एज, सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए अपनी राय। दो इंटरेस्टिंग खबरें। पहली तो ये कि 19 और 20 मार्च को इनके प्रोमोटर ने 1 लाख शेयर बेचे, जो आमतौर पर हम खराब समझते हैं कि प्रोमोटर बेच रहा है। लेकिन सामने सामने दो बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। एक तो जेफरीज की, जिन्होंने दिए टारगेट 1715 के, जिसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1900 के पार। दूसरी रिपोर्ट आई है मेरिल लिंच की, जिन्होंने टारगेट दिया है 2000 का और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1900 पर। तो एक तरफ प्रोमोटर की बिकवाली है, दूसरी तरफ दो रिपोर्ट है, उसमें से एक नीचे की एक लगभग भाव के बराबर। खरीदना है या बेचना है इन्फो एज को, ये बताइए चार्ट्स देखकर। जी, अगर चार्ट्स देखेंगे तो मुझे खरीदने का ही सलाह देना पड़ेगा। स्टॉक जो है, जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, सिर्फ एक हार्डल जो देखने को मिल रहा है वो 1915-1920 के आसपास का है, जो लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन का हाई है। एक बार अगर इस दोनों रिपोर्ट्स के चलते 1920 का लेवल पार किया अनिल जी, तो मुझे लगता है कि इसमें 50 से 70 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर कोई भी कारण से प्रोमोटर सेल कर रहा है, ये इस न्यूज़ के चलते अगर स्टॉक 40-50 रुपया नीचे भी खुलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। मेरे ख्याल से कोई भी डिप यूज़ करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। ठीक है, एक शेयर और भी है जरा, भारत गेयर्स। बंसल जी जरा देखिएगा, 105 रुपए के भाव पे कुछ राइट इश्यूज के जरिए रकम जुटा रहे हैं। भारत गेयर कैश का शेयर है, क्या करना है? 105 का रेट है, 165 पे तो बंद हुआ है शेयर। ये देखिए डिम्पी जी, यहाँ पर देखें तो नीचे में 154 से लेकर 157 एक मेजर सपोर्ट है, और ऊपर में 176-177 के अराउंड एक हर्डल आती है। टेक्निकली डिम्पी किसी ने ले रखा है तो मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए किसी फ्रेश ब्रेकआउट की वेट करनी चाहिए। थोड़ा सा रुकें तो बेहतर रहेगा, बट किसी ने लिया हुआ है तो 157 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक है बंसल जी, एक काम कीजिए, एक शेयर जरा और भी देख लीजिए। वो है सीएलएसए ने एक रिपोर्ट निकाली है सद्भाव इंजीनियरिंग पे। सीएलएसए कैश का जब शेयर बताया और कहे कि इसमें खरीदारी कर लो, 340 का मैं टारगेट आपको दे रहा हूं, तो शेयर चलता बहुत जोरदार है। आज 246 पे खड़ा है, टारगेट 340 का है। सीएलएसए की रिपोर्ट है, क्या करना है सद्भाव इंजीनियरिंग पे? देखिए डिम्पी, स्टॉक ने एक बड़ी स्मार्ट रिकवरी दिखाई है। नीचे में 166 से लेकर स्टॉक में 250 रुपए तक के भाव देखने को मिले हैं। अब ऊपरी स्तरों पर डिम्पी ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के लिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिसने ऑलरेडी लिया हुआ है वो 245 का एक स्टॉप लॉस लगाया है। 245 के नीचे डिम्पी अगर आज ये स्टॉक क्लोज होता है तो निकलना चाहिए, और नई खरीदारी ओवरवेट होके 257 के ऊपर करनी चाहिए। 257 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तब एक ओवरवेट बाइंग का कैंडिडेट बनेगा। ठीक है, 257 पार हो जाए तब वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाइएगा, नहीं तो आज के एक्शन को सिर्फ आज का एक्शन ही समझ के छोड़ भी सकते हैं आप। लेकिन 257 के ऊपर आए तब खरीदारी कर सकते हैं आप।